नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सीडीएस अनिल चौहान का दावा, नेहरू ने चीन को दे दिया था तिब्बत। सीडीएस के बयान पर राजनीतिकरण का आरोप। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आजादी के बाद भारत की कोशिश चीन से अच्छे रिश्ते बनाने की थी। उन्होंने बताया कि उस समय सीमाएं साफ तौर पर तय नहीं थी। उनके मुताबिक जवाहरलाल नेहरू को मैक-मोहन लाइन और लद्दाख क्षेत्र के दावों की जानकारी थी, लेकिन स्थिति स्पष्ट न होने के कारण पंचशील समझौते की राह चुनी गई। नेहरू चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते थे, इसलिए उन्होंने तिब्बत चीन को दे दिया। उन्होंने कहा कि जब चीन ने तिब्बत पर अब कब्जा किया तो हिमालय बर्फ खत्म हो गई और सीधी सीमा बन गई। 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए पंचशील समझौता किया। जनरल चौहान ने जोर दिया कि अब हिमालयी सीमाओं का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर व दीर्घकालिक योजना जरूरी है। सीडीएस के इस बयान पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सेना का राजनीतिकरण हो गया है, जो सेना भी अब ऐसे बयान देने लगी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट फंड का 82% से ज्यादा बीजेपी को। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्टों को कुल 3,826.34 रुपए करोड़ का चंदा मिला और लगभग पूरा अमाउंट राजनीतिक दलों को बांट दिया गया। इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ बीजेपी को, जिसे 3,157.65 करोड़ यानी कुल फंड का 82.52% प्राप्त हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 298 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस को 102 करोड़ मिले। एडीआर ने बताया कि 20 रजिस्टर्ड इलेक्टोरल ट्रस्टों में से सिर्फ 10 ने डोनेशन मिलने की जानकारी दी, जबकि 5 ट्रस्टों की रिपोर्ट तय समय के बाद भी उपलब्ध नहीं थी। राज्यवार योगदान में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेता अमित मालवीय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मोइत्रा का कहना है कि अमित मालवीय ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में पश्चिम बंगाल पुलिस के कोर्ट वारंट को तामील कराने में दखल दिया, जिससे एक आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचकर फरार हो गया। आरोपी पर महुआ मोइत्रा से जुड़े फर्जी चैट स्क्रीनशॉट फैलाने का आरोप है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की पुलिस के मुताबिक उनकी टीम नोएडा के सेक्टर 110 में आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई करने गई थी, लेकिन राजनीतिक दखल के बाद कानूनी प्रक्रिया में रुकावट आई और आरोपी भागने में कामयाब हो गया। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर वीडियो साझा कर दावा किया कि आरोपी ने अमित मालवीय को फोन किया और नोएडा पुलिस पर दबाव डाला गया। वहीं केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कानून के मुताबिक काम करती है और बंगाल पुलिस की तरह पक्षपाती नहीं है। राज्यसभा से भाषण हटाकर दबाई जा रही विपक्ष की आवाज, खड़गे ने उठाया सवाल। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का गंभीर आरोप लगाया है। खड़गे का कहना है कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिए गए उनके भाषण के बड़े हिस्से को बिना कोई ठोस कारण बताए राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 105(1) के तहत सांसदों को मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। खड़गे ने कहा कि उनके भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की तथ्यों के आधार पर आलोचना की गई थी और उसमें कोई असंसदीय या अपमानजनक शब्द नहीं थे। खड़गे ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे हटाए गए हिस्सों को बिना रिकॉर्ड किए गए रूप में जनता के सामने रखने को मजबूर हो जाएंगे। इस पर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वे इस मामले पर विचार करेंगे, लेकिन हटाए गए अंशों को बहाल नहीं किया जा सकता। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खड़गे के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि नियम 261 के तहत सभापति को असंसदीय शब्द हटाने का अधिकार है। बंगाल में अनमैप्ड वोटर्स को जोड़ने के कथित फॉर्म पर नया विवाद। चुनाव आयोग ने जिला अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया खत्म होने से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि सुनवाई पूरी होने से कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना के कुछ इलाकों में बिना इजाजत वाले फॉर्म बांटे जा रहे हैं, ताकि जरूरी दस्तावेज जमा न करने वाले अनमैप्ड वोटर्स को सूची में शामिल किया जा सके। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर चुनाव आयोग ने जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने साफ कहा कि आयोग ने ऐसा कोई फॉर्म जारी नहीं किया है। SIR के तहत सुनवाई शनिवार 14 फरवरी 2026 को खत्म होनी है, जिसके बाद नई अर्जियां नहीं ली जाएंगी। बूथ लेवल अधिकारियों का दावा है कि कथित फॉर्म में बिना किसी दस्तावेज के सिर्फ 5 वैध वोटर्स के सर्टिफिकेशन पर नाम जुड़ने की बात है। राज्य में ऐसे अनमैप्ड वोटर्स की संख्या करीब 32 लाख बताई जा रही है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश चुनाव जीतने के बाद BNP में मंथन जारी। BNP जीत के बाद शपथ प्रक्रिया पर कानूनी सलाह ले रही है। बांग्लादेश के आम चुनाव में 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। BBC बांग्ला सेवा के मुताबिक पार्टी नेता कानूनी रास्ते टटोल रहे हैं कि संसद न होने की स्थिति में शपथ किससे दिलाई जाए। नतीजों के बाद शुक्रवार रात कई वरिष्ठ नेता पार्टी प्रमुख तारिक रहमान से मिले। स्थायी समिति सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि अगर राजपत्र जारी हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में 3 दिन के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ दिला सकते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्री उसी दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं जिस दिन सांसद शपथ लेते हैं। कानून में विकल्प रखे गए हैं, जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। मतगणना में हेर फेर कर नतीजे बदलने का आरोप, रिजल्ट शीट से छेड़छाड़ और दोहरे मापदंड की बात, गठबंधन नेताओं व समर्थकों पर हमलों का दावा। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मतदान तो ठीक रहा, लेकिन मतगणना के दौरान अनियमितताओं और हेरफेर से नतीजे बदल दिए गए। ढाका के मोग बाजार स्थित पार्टी दफ्तर में 11 दलों के गठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया कि कई जगह रिजल्ट शीट से छेड़छाड़ हुई और कुछ सीटों पर दोहरे मापदंड अपनाए गए। द डेली स्टार के मुताबिक जमात प्रमुख ने गठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के घरों पर हमला का भी आरोप लगाया है और इन गतिविधियों को फांसीवादी बताया। उन्होंने कहा कि जहां नतीजों की घोषणा अचानक रोक दी गई, वहां गंभीर सवाल खड़े होते हैं और दोषियों को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। निखिल गुप्ता ने US कोर्ट में तीनों आरोप कबूले। पन्नुन की हत्या की साजिश न्यूयॉर्क में रची गई थी। सजा 29 मई 2026 को सुनाई जाएगी। अमेरिका में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नुन की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अदालत में अपना गुनाह मान लिया है। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप स्वीकार किए हैं। उसे 29 मई 2026 को सजा सुनाई जाएगी। जांच एजेंसियों का दावा है कि गुप्ता ने यह साजिश एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के कहने पर रची थी। गुप्ता को जून 2024 में चेक गणराज्य से प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया था और वो तब से जेल में है। भारत सरकार पहले ही इस साजिश से खुद को अलग बता चुकी है। डॉक्टर बैडन का दावा, एप्स्टीन की मौत गला दबने से हुई, फांसी से नहीं। पोस्टमार्टम में गर्दन की 3 हड्डियां टूटी मिली। जेल में सुरक्षा चूक और फर्जी रिकॉर्ड्स का खुलासा। कुख्यात फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क जेल में हुई मौत को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। परिवार की ओर से पोस्टमार्टम देखने वाले फॉरेंसिक डॉक्टर माइकल बैडन ने द टेलीग्राफ से कहा कि उन्हें लगता है कि मौत फांसी से नहीं बल्कि गला दबने से हुई। आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस से इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन बैडन ने गर्दन में 3 फ्रैक्चर का हवाला देकर संदेह जताया। उधर मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में सुरक्षा चूकें भी सामने आई हैं, नियमित चेक नहीं हुए और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के बाद मामले की दोबारा जांच की मांग तेज हो गई है। ट्रंप का बयान, ईरान में सत्ता बदले तो बेहतर, बातचीत के बावजूद सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छा होगा। उन्होंने ये बात फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मिलने के बाद कही। साथ ही अमेरिका पश्चिम एशिया में दूसरा विमान वाहक पोत भेज रहा है। USS गेराल्ड R. फोर्ड को क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जो पहले से मौजूद USS अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। उधर खाड़ी देशों ने चेताया है कि हमला हुआ तो पूरा इलाका युद्ध की चपेट में आ सकता है। बातचीत के संकेत ओमान और कतर के जरिए मिले, लेकिन तनाव बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.